आज की कहानी है इंग्लैंड से कादम्बरी मेहरा की एक खत। सुनिए वैदेही के स्वर में। इंटरनेट पर किसी ने एक नसीहती संदेश भेजा है। हैप्पी बर्थडे, आप आज 70 वर्ष के हो गए। अब समय आ गया है कि गैर ज़रूरी सामान को अपने हाथों से दान कर दें। पुराने बेकार कागज़ पत्तर छाट कर फाड़ दें। आपके शरीर की ताकत दिन ब दिन कम होती जाएगी। बची हुई ताकत व समय को सेहत बनाने पर खर्चें। संदेश तो बहुत लंबा है। मेरी बीवी निशा चाय लेकर आई है। सुबह के 10 बज रहे हैं। बर्थडे का तोहफा ब्रेकफास्ट इन बेड। रोज महारानी सोई रहती हैं। बेहद वजनदार नौकरी करती थी। सुबह तारों की छांव जाती थी और शाम को तारों की छांव घर पहुंचती थी। अब उसे हक है देर तक सोने का। सर्दी भी तो देखिए, बाहर बर्फ जमी है। -4 तापमान। बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने उसे लैपटॉप पर आया संदेश पढ़वा दिया। महा गलती की। वह ऐसे मुस्कुराई कि जैसे कोई मैच जीत लिया हो मुझसे। चढ़ाते हुए धुन गुनगुनाने लगी। आना ही पड़ेगा सर, इश्क के कदमों में सिर झुकाना ही पड़ेगा। हटाना ही पड़ेगा, इस घर का कबाड़ा तो हटाना ही पड़ेगा। गलती मेरी यह कि हर चीज़ से मोह और ऊपर से आलस। फिर भी सोचा कि बहुओं बेटियों के हाथ में गालिबन मेरे मरने के बाद मेरे पुराने खत और तस्वीरें ना ही पढ़ें तो अच्छा। तय किया कि मैं एक एक करके पढ़ता चलूँगा और वह फाड़ती चलेगी। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं घर में जो हमेशा बनी रहती हैं, चाहे कितनी भी बेमतलब क्यों ना हो। चाह कर भी आप उनको बुहार नहीं पाते, जैसे उनकी अपनी एक इच्छा शक्ति हो और वह आपकी इच्छा शक्ति को मात देती आई हो। वह चिट्ठी और उसका फोटो भी कुछ ऐसा ही स्थायी अस्तित्व रखते थे। कितनी बार दिखी और फिर वहाँ ही वापस रखी गई। पहले कई बार सोचा, मुझे क्या, इन पर टिकट लगाकर भेज दूं, मगर अंदर कोई डर था जो आड़े आ गया। वापस वहीं रख दी। कई सालों तक भूला रहा। फिर दिखाई पड़ी तो सोचा फाड़ कर फेंक दूं, मेरे किस काम की। मगर जैसे कोई हाथ रोक दे, वापस उसी सफ़ेद लिफाफे में डाल दी। एक बार तो पता भी लिख दिया था, गिरिजा प्रसाद शर्मा, बस अड्डा इंचार्ज, कटरा जम्मू। नहीं, यह पता ठीक नहीं। पता नहीं अब इतने सालों में वह बस अड्डा इंचार्ज होगा भी या नहीं। हो सकता है उसने तरक्की पा ली हो सकता है वह उस छोटे से शहर को छोड़ गया हो। प्रश्नों के मकड़ जाल में उलझा मैं वास्तव में अपने डर को मात नहीं दे पाया और अपने आप से कहा, फिर कभी देखा जाएगा। पत्र वहीं उसी फाइल में सहेज दिया। अब तो पीला भी पड़ गया था। होनी क्यों हो ना हो, निशा के हाथ पड़ गया। चित्र देखकर वह बोली, यह कौन है? कोई था? आपका मित्र? नहीं, बस एक आदमी था। मैं नहीं जानता इसे। पहेलियां क्यों बुझाते हो? साथ में पत्र भी है 4 सफ़ों का। कोई नहीं था तो फाइल में क्यों रखा है? बस यूं ही एक जना पीछे पड़ गया था एक बार। यह उसका बाप है। चित्र में एक गदबदे शरीर का आदमी एक खूबसूरत फ्रेंच दरवाजे के सामने अपने साफ सुथरे टाइलों वाले चबूतरे पर बैठा एक छोटी जात के कुत्ते को सहला रहा था। उसने नीली जीन पर लाल स्वेटर पहना हुआ था। रंग से साफ मगर निश्चित रूप से वह भारतीय लगता था। निशा की उतावली पर ही वह कहावत बनी है कि अपनी जिज्ञासा के कारण बिल्ली मरी। अब बतानी ही पड़ी वह सारी कहानी। करीब 30 साल पहले हर साल छुट्टियों में हम भारत जाते थे। छुट्टियां जुलाई के अंतिम हफ्ते से शुरू हो जाती हैं। भारत में सावन मास चल रहा होता है। बिना सोचे समझे मैंने वैष्णो माता के दर्शन करने की ठान ली। 4 हम जने थे परिवार के। दिल्ली से जम्मू हवाई जहाज से गए। वहां से टैक्सी लेकर हम कटरे पहुंचे। सब कुछ निर्विघ्न चला, मगर कटरे में पांव रखने की जगह नहीं। इतनी दूर आकर वापस जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। ऊपर जाने की यात्रा 2 दिन की थी। एक दिन जाना और एक दिन आना। हवाई जहाज की वापसी टिकटें ली हुई थी।
और उसके बाद अगले ही दिन दिल्ली से बम्बई की फ़्लाइट भी बुक की हुई थी। सब कुछ रद्द करना बड़ा महंगा बैठता। क्या करूं? किसी धर्मशाला में भी जगह खाली नहीं थी। हमें नहा धोकर उसी दिन ऊपर चढ़ना था, मगर ऊपर जाने का पास मिले तब तो। मैं इधर उधर दौड़कर देखभाल रहा था। तभी एक वर्दीधारी नौजवान अफसर ने मेरा कंधा थपथपाया। क्या प्रॉब्लम है अंकल? मैंने बता दिया तो वह बोला, आपको पता नहीं है सर, आपने कह दिया ना कि आप लंदन से आए हो। जब भी आपको तंग कर रहे हैं, जेब भरना चाहते हैं, और क्या, देखो मैं कुछ करता हूँ। उसने मेरी बड़ी मदद की। जैसे तैसे उसी दिन का ऊपर चढ़ने का पास दिलवा दिया। दोपहर बाद जाकर कहीं हाँ हुई। अगले दिन दर्शन करके जब हम थके हुए लौटे थे तो वह फिर आ गया धर्मशाला में। जय माता दी अंकल, सब ठीक ठाक हो गया? मैंने कहा, हाँ भाई, माई का दरबार तूने हमें चढ़ाया। तेरा देवी माँ सदा भला करे। वह आदमी गदगद हो गया। मैंने उसे कुछ इनाम देना चाहा तो वह रुआंसा हो गया। अंकल, आप मेरे पिता के समान हो, मेरी बस एक मदद कर दीजिए। आप लंदन में मेरे पिताजी को ढूंढ दीजिए। मैं आपको उनका पुराना पता दे रहा हूँ। मैं और मेरी माँ सदा सदा से उनकी बाट जोह रहे हैं। हमें उनका कोई पैसा धेला नहीं चाहिए। बस वह एक बार यहाँ आकर अपना घर और बेटा देख लें, हमें अपना कह दें। यहाँ सब मुझे छोड़ी हुई का बेटा समझते हैं। अंकल, हमारी कोई इज्जत नहीं। कहते कहते वह आदमी रोने लगा। होगा कोई 30 बरस का, अच्छी खासी अंग्रेजी भी जानता था। फिर उसने मुझे अपने बाप का पता भी दिखाया। लंदन के एजवेयर इलाके में कहीं वह रहता था, देवीलाल शर्मा। उसका एक हल्का सा फोटो भी उसने दिया। शायद वह उस आदमी का एकमात्र फोटो था जिसकी अनेकों कॉपियां गिरजा प्रसाद ने बनवाई होंगी, वह भी किसी घिसे पिटे फोटोग्राफर से। यह कॉपी इसीलिए काफ़ी हल्के प्रिंट की थी। तुम्हें तो मालूम ही है निशा कि माँ बाप के लिए मेरे दिल में कितना भाव है। बस मैंने उसे दिलासा देकर वह पता और फोटो संभाल कर रख लिया। निशा ने आगे पूछा, तुमने ढूंढा उसे? हाँ, गिरजा प्रसाद को मेरा पता मालूम था। उसने मुझे कई खत डाले, इसलिए एक दिन मैंने यह काम भी कर डाला। जो पता उसने दिया था वह गलत निकला, पर मैंने लंदन की टेलीफोन डायरेक्टरी में डीएल शर्मा का नाम ढूंढा। डी शर्मा तो कई मिले, हारकर एक डीएल शर्मा मिल ही गया जो जम्मू का रहने वाला था। धूर पश्चिम में स्लाव में कहीं रहता था। मैंने उसे मोटे तौर पर बताया कि मैं उसके लिए संदेशा लाया हूँ। उसने अपना पता दे दिया। मैं उससे मिलने गया। उसका घर बार बेहद सुंदर और सुथरा था। उसने बताया कि उसने एक अंग्रेज औरत से शादी की है और उसके 2 बेटे हैं। उस वक्त उसकी बीवी अपनी नौकरी पर गई हुई थी। उसने मुझसे माफ़ी मांगते हुए ज़्यादा समय न लेने की बात की। मैंने उसे बताया कि मैं वैष्णो देवी के दर्शन करने गया था। अनायास उसका चेहरा खिल गया। पूर्व की ओर हाथ जोड़कर उसने मस्तक नवाया, जैसे यह उसकी आदत रही हो। जाहिर था कि वह अपने आदम विश्वासों से कभी उबर नहीं पाया। उसने बताया कि वह माता रानी के चरणों में जन्मा पला था, मगर वहाँ कटरे से 10-15 मील दूर उसके छोटे से गांव में उसके सपनों एवं ऊंचे इरादों की कोई समाई न थी। अतः मौका लगते ही वह वहाँ से निकल लिया। यहाँ उसके पास घरेलू औजारों की दुकान थी जो खूब अच्छी चल रही थी। उसकी पत्नी वेल से थी और उनका प्रेम विवाह हुआ था। 2 लड़के थे जो अब सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे। अपने बारे में बताते हुए काफ़ी खुश था। उसका एक छोटा सा कुत्ता था जो कूकू करता हमारे इर्द गिर्द डोल रहा था। देवीलाल बोला कि कुत्ते को मुझसे जलन हो रही है क्योंकि वह मुझसे बातें कर रहा है। हम दोनों हंस दिए। मैंने बिना हील हवाले किए उससे सीधा सवाल पूछा कि क्या वह अपनी पहली पत्नी और बच्चे को भूल गया है? क्यों कर भूल गया? वह चौंका। उसके चेहरे पर सख्त नाराज़ी छा गई, जैसे अचानक खुले आसमान में पीली आंधी उतर आई हो। इसके पहले कि वह मुझे डपट देता, मेरा हाथ
अपनी सामने वाली जेब में पहुंच गया जहां उसकी फ़ोटो रखी थी। छूटते ही वह बोला, मेरी तो एक ही शादी हुई है ईना से। कहकर वह मुंह घुमाकर दूर ताकने लगा। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो तुम नाराज़ क्यों हो गए? मुंह क्यों घुमा लिया? कुछ छुपा नहीं रहे हो क्या? वह चुप रहा। देखो भले आदमी है फ़ोटो, कहकर मैंने उसे उसकी तस्वीर दिखाई। देखकर वह कुछ चौंका, मगर उसने यह नहीं कहा कि यह तस्वीर उसकी नहीं थी। आपको कैसे मिली? आप हो कौन? मैं आपका कोई नहीं हूँ, सिर्फ एक अच्छे इंसान के नाते किसी की दोस्ती निभा रहा हूँ। किसकी? तुम्हारे बेटे की। बेटा? मेरा? कहाँ? कटरे में। गिरजा प्रसाद, 30 बरस का जवान कमाऊ पूत। माता रानी को मानते हो तो झूठ मत बोलना। अब वह एकदम ढीला पड़ गया। बड़े भाई, वह लड़का 30 का नहीं 28 साल का है, पर मैं उस सारे माहौल से भागकर आया था। अब यही मेरी जिंदगी है। आप मुझे माफ़ करें, मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहता। जो बीत गया सो बीत गया, आप जाइए। मैंने उसे समझा बुझाकर शांत किया और अपनी गिरजा प्रसाद से हुई मुलाकात का खुलासा किया। देखो देवीलाल, मुझ पर जिंदगी भर का उधार रह जाएगा। मैं उससे वायदा करके आया था कि उसके पिता का जवाब लाकर दूंगा। ऐसा क्यों नहीं करते कि जो कुछ तुम मुझसे कह रहे हो वह सब सीधे उसे ही समझा दो। कह दो कि तुम्हें अपने बड़े बेटे से कुछ लेना नहीं। कह दो कि वह मरे समान है। तुम जो चाहे उसे खत में लिख दो, मैं पहुंचा दूंगा। मगर मुझे कृतज्ञता के दलदल में डूबने को मत छोड़ो। मुझे उसका उत्तर देना है। ठीक है, आप मुझे कुछ वक्त दीजिए। मैं खुद अपने हाथ से लिखकर एक पत्र उसके नाम दे देता हूँ। एक एहसान और कर देना उस अभागे पर, कि अपना एक फ़ोटो भी उसे दे देना। ठीक है, तो मैं ज़रा स्लाव के बाज़ार में घूम कर आता हूँ। कहीं सटक तो न जाओगे? नहीं, आज इस पार या उस पार। गिरजा ने कई बार यह हरकत दोहराई है। मैंने कभी जवाब नहीं दिया। दरअसल घर भी इसीलिए बदल लिया। मगर यह माता रानी की सौगंध का मामला है। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। जैसा उसने कहा था, करीब 2 घंटे बाद जब मैं वापस आया तो उसने यह पत्र और फोटो तैयार कर रखा था। मैंने उसे धन्यवाद कहा और अपना पता और फ़ोन नंबर आदि देकर घर आ गया। घर आकर 4-6 दिन में काफ़ी व्यस्त हो गया। अगला वीकेंड आया तो सोचा उस पत्र को पोस्ट कर दूं। पता वगैरह ढूंढ रहा था, पर दिक्कत यह आई कि फ़ोटो पत्र के अंदर नहीं रखा था। सोचा क्या हर्ज है, पत्र को खोलकर फ़ोटो अंदर डाल दूं। थोड़ी लंबाई चौड़ाई कैंची से काटनी पड़ेगी, बस यही कोई सूत दो सूत। मैंने कैंची और सेलोटेप का जुगाड़ करके उबलती केतली की भाप के ऊपर पत्र को रखा। मिनट 2 मिनट की भाप से लिफाफे की गोंद ढीली पड़ गई तो मैंने उसे खोल लिया। निशा बोली, और यही काफ़ी नहीं हुआ जनाब, आपने उसे पढ़ा भी? पढ़ा ना होता तो यूं ही पोस्ट कर दिया होता और आज तुम्हारे हाथ न चढ़ता। पर क्यों? तुमने तो माता रानी की सौगंध उठाई थी। माता रानी मुझे माफ़ करेंगी, चाहो तो खुद पढ़कर देख लो। निशा को पत्र पकड़ाकर मैं नहाने धोने चला गया। पत्र इस प्रकार था, प्यारे गिरजा प्रसाद, आज से 30 वर्ष पहले मेरी नौकरी लगी थी। मैंने जम्मू से कॉलेज की पढ़ाई की थी। फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ था। आगे किसी प्रतियोगिता में बैठना चाहता था ताकि अफसर बन सकूं। मगर घर के हालात पतले थे। माँ की इच्छा थी कि मैं कमाई करूं। सौभाग्य से हमारे घर के पुरोहित पंडित मोटा राम चतुर्वेदी आदम के। नाम ज़रूर उनका मोटा राम था, मगर कद काठी से एकदम छरहरे शरीर के थे। भैरव जी के भक्त थे और रोज कटरे से भैरव मंदिर तक की चढ़ाई एकदम खड़ी पीठ नंगे पांव बिना सहारे के चढ़ते थे। एक हाथ में फूल बताशे का दोना पकड़े और दूसरे से रुद्राक्ष की माला पर ओम ह्रीम क्लीम का जाप करते जाते थे। हमारे शहर में उनकी बड़ी धाक थी। शरीर पर घर की सिली सूती बंडी और सफ़ेद धोती पहनते थे। ऊपर पीला दुपट्टा जिस पर शिव शिव छपा था। उनके कई चेले चेलियां थे और हर शनिवार को अपने घर के आंगन में देवी का कीर्तन कराते थे, बाकायदा ढोल मंजीरा ढोलक आदि रखवाकर। दूर दूर के घरों में उनका आना जाना था। माँ ने उनसे मेरी जन्म पत्री दिखवाई।
कुछ नौकरी की बात भी की। अगले महीने कलेक्टर के ऑफिस में मुझे नौकरी मिल गई। उनके ही रसूख से घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरी गाड़ी पटरी पर चल निकली। अपने खाली समय में मैं आगे की पढ़ाई भी करने लगा। तभी एक रोज़ वह बिना कारण आ गए। यूँ तो तीज त्योहार को या अष्टमी पूनों को सीधा लेने आते थे। आए तो मेरे माता पिता ने आसन दिया, फलाहार सामने रखा, बादाम वाला दूध घुटवाया। पंडित मोटा राम ने छक कर दूध पिया। कहिए पंडित जी, कैसे कृपा की? पिताजी ने पूछा। शुभ संवाद लाया हूँ। आपके पुत्र के विवाह का योग बन रहा है निकट भविष्य में। परंतु पंडित जी, देवीलाल आगे पढ़ रहा है, बाहर जाना चाहता है। बाहर तो वह अवश्य जाएगा, परंतु जजमान जी, जवान लड़के को बिना ब्याह बाहर भेजना उचित नहीं। सोच लीजिए, अन्यथा बैल सत्यानाशी होता है। सही है, परंतु कन्या? वही तो भली मिली, जभी तो आया हूँ। मेरे गांव की सबसे सुंदर कन्या मेरे घर में कीर्तन करती है। आह, क्या मधुर कंठ पाया है। आपके कुल गोत्र के सर्वथा योग्य है। उम्र यही कोई 16-17। माँ बड़ी चिंतित है। मुझसे पत्री दिखवाई। टेवा देखते ही मैं समझ गया कि आपके पुत्र के योग्य यही लड़की है पूरे शहर में। बाप तो जरा खाता पीता है, मगर कन्या भाग्यवती है, विवाह सुंदर होगा। पंडित जी ने मंद स्वर में समझाया कि जब वह कीर्तन करती है तो सैकड़ों का चढ़ावा लोग उसे कन्या कुमारी के नाम पर देते हैं, जिसे उसके माँ बाप हाथ भी नहीं लगाते। आपका घर भर देगी। मेरे पिताजी मान गए। अगले महीने संध्या से मेरा विवाह हो गया। संध्या सुंदर ही नहीं, गुणवती भी थी। उसके मुंह में जुबान तो जैसे थी ही नहीं। आते ही उसने सबका मन मोह लिया। शादी के माहौल में उसकी कुछ तबीयत खराब हो गई थी। उसे कह आती और वह बार बार गुसल खाने में दौड़ जाती। शुद्ध अशुद्ध के विचार के कारण उसे नहाना पड़ता, तो बुखार भी तेज हो गया। उसकी माँ उसे आकर ले गई कुछ दिन के लिए। हमने सेहत के विचार से उसे जाने दिया। अलबत्ता मैं चोरी छुपे उससे मिलने भाग जाता था, और 1 महीना मायके रहकर जब वह वापस आई तो गर्भ से थी। मेरी चोरी चोरी की गई मुलाकातों का पर्दाफाश हो गया, मगर मेरी माँ बेहद खुश थी। पहलौठी का गर्भ था, पुत्र ही होगा, ऐसी मान्यता थी। संध्या घर के काम काज में चुस्त थी। माँ तो उसकी दीवानी हो गई। हमारे घर पंडित मोटा राम ने आना बंद ही कर दिया। सीधा आदि लेने वह किसी चेले चपाटे को भेज देते थे। माँ ने सोचा उनके गांव की लड़की है तो उसके घर के अन्न पानी का लिहाज करते होंगे। ठीक 7वें महीने संध्या को प्रसव पीड़ा हुई। मेरी माँ घबरा गई। सतमासा बच्चा तो कमजोर होता है और प्रसूता पर भी खतरा। झट दाई माँ को बुलावा दिया। दाई माँ मुसलमान थी, मगर स्त्रियों की बीमारियों और बच्चों के उपचारों का उन जैसा कोई भी जानकार नहीं था। आसपास के सब गांवों में इज्जत से पूजी जाती थी। लोग पटरा आसन देकर बिठाते थे। छोटी जात वालों के झगड़े वह अक्सर निपटाया करती थी, इसलिए लोग उन्हें वकीलन के नाम से जानते थे। हालांकि उनका नाम नगीना बेगम था। उनकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। हमारे घर जो गौशाला थी वह पूरा आंगन पार करके बनाई गई थी। उसी से सटी एक रस्सी मटके आदि रखने की कोठरी थी। इसी में बच्चे जन्माए जाते थे। संध्या को रात के 11 बजे लड़का हुआ। वकीलन दाई ने बच्चा जन्माया, मगर हमेशा की तरह कोई खुशी नहीं जताई। उसका चेहरा गंभीर बना रहा। मेरी माँ ने सोचा सतमासे का मामला, शायद इसीलिए दाई माँ घबरा गई हैं। उन्होंने कहा भी, घबराओ नहीं वकीलन, अब आया है तो पल भी जाएगा। मैं सारा तमाशा छुपके देख रहा था। वह उम्र ही ऐसी होती है। दाई माँ ने रात के अंधेरे में बच्चे को नहला धुलाकर मेरी माँ को सौंप दिया और चुपचाप अपना नेग लेकर रिक्शा बुलवाया और घर जाने के लिए चली गई। उनके साथ राम रखी जमादारिन भी होती थी। गंदे कपड़े आदि की गठरी बांधकर वही ले जाती थी। रिक्शा का इंतज़ार करते हुए सन्नाटा और अकेला देखकर दाई माँ ने जमादारिन से धीमे से कहा,
मुंह पर थुकवा लूँगी अगर ये लड़का सतमासा हो तो। 8-9 पाउंड का तो ज़रूर है। हाँ बीबी, तुम्हारे संग मैंने भी बहुत कुछ देखा है। यह वही लड़की नहीं है जिसे पंडित मोटाराम पेट गिरवाने लाया था? याद करो, तुम्हारा उस तरह देखकर चीखने लगी थी और मरा पंडित उसे वापस ले गया था। शायद। मरे पंडित को और काम ही क्या, कईयों की जिंदगी खराब कर चुका है। मुझसे पूछो इस अघोरी के कारनामे। कीर्तन का तो ढोंग है। बाद को इसके घर भांग पिसती है। भांग पी के क्या नहीं करता। कई बार करीम के अब्बा से गोश्त कटवाया है। बकरा चढ़ाते हैं लोग। इसने लौंडिया खराब करके भेड़ दी भले कर। अब आगे की सोचो। बैठे बिठाए 2 घर खराब होंगे। हमारी तो औकात ही नहीं है बोलने की। मरा पहुंच रखता है, हमारी बस्ती को तंग करेगा कलेक्टर से कहकर। याद करो, 2 बरस पहले जने किस अदावत में बस्ती का नलका कटवाए रखा। नेताजी का जिले का दौरा आने को हुआ तब खुलवाया। इतने में रिक्शा आ गया और वह दोनों अपने घर चली गईं। मैंने अगले ही दिन अपना सामान बांधा और माँ से कहा कि इस नौकरी में अब गुजर नहीं होगी, इसीलिए दिल्ली जा रहा हूँ। मेरा दिल खाली हो गया था। मैं कभी भी वापस अपने घर नहीं गया। उस नवजात शिशु की मैंने सूरत भी नहीं देखी। शायद तुम वही हो, पर मैं तुम्हारा बाप अपने को नहीं मानता। कुछ देर के लिए तुम्हारी माँ मेरी प्रियतमा ज़रूर थी, मगर अफसोस, चिट्ठी यहीं ख़त्म हो गई थी। नीचे उसने कोई हस्ताक्षर नहीं किए थे। निशा ने पढ़ ली है। उसकी आंखें नम हैं। शायद अभागी संध्या के लिए इस बार उसे ज़रूर फाड़ दूंगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।